चैप्टर आपका। और यहां से है आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस कदर, सॉल्टी एंड स्पाइसी, वाह 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 वाह, सॉल्टी एंड स्पाइसी लिमिटेड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ 1,50,000 फ्रॉम द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42 सबसेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इन्होंने कुछ अमाउंट यहां पर रिड्यूस करने की ये बात कर रहे हैं। ये 4210 क्या है, ये रिटर्न के चैप्टर में अभी आपके सामने आने वाला है। लिमिटेड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इतना फ्रॉम द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, मतलब ये हालांकि इसका जिक्र आया भी था जब सेक्शन 50 पढ़ रहे थे, जहां पर इंटरेस्ट का जो रेट है आपका 24% का हो जाता है। तो वो कह रहा है कि इन्होंने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को गिराया है, जबरदस्त तरीके से गिराया है। और जो व्यक्ति आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को नीचे गिराता है या आईटीसी को चढ़ाता है, हम उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, उस पे हम 24% का ब्याज लगाते हैं। तो इसने ये पहला कर्म कर दिया है। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विच इज इनएलिजिबल क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, मतलब सॉल्टी स्पाइसी लिमिटेड ने रिड्यूस किया है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ इतना फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विच इज इनएलिजिबल क्रेडिट, मतलब ये अत्याधिक क्रेडिट लेकर इन्होंने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को गिरा दिया है। वो ये कहना चाहता है, ये काम किया है, ज्यादा आईटीसी लेकर अपनी आउटपुट लायबिलिटी को कम कर दिया है। शो कॉज नोटिस वॉज इशूड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट टू पे टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ठीक है जी। सॉल्टी स्पाइसी लिमिटेड पेड द टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन 31 जुलाई, कैलकुलेट द इंटरेस्ट लायबिलिटी। तो यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है आपके सूझबूझ को नापने और परखने के लिए कि क्या आपको पता है किस तरह के मामलों के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% नहीं बल्कि 24% हो जाता है। तो इसके लिए 1,50,000 ये तो आपके अमाउंट आ जाएगा, ठीक है जी। 24% का रेट आ जाएगा। और जहां तक सवाल है कि जो डेज काउंट किए जाएंगे वो कब से आएंगे, सर बात थी अप्रैल महीने की। तो अप्रैल महीने की जो ड्यू डेट पड़ती है वो सर जी पड़ती है 20 मई, 20 मई पड़ती है। तो 20 मई यानी कि ड्यू डेट के बाद से 21 मई से यहां पर शुरुआत कर दी जाएगी, यानी 1,50,000 इंटू 24 डिवाइड बाई 100 और इंटू डिवाइड बाई 365 और 2 कहां तक का लगेगा, ये लगेगा जी 31 जुलाई तक का लगेगा। कब से लगेगा, 21 मई से लगा दिया जाएगा। 21 मई से 31 जुलाई तक का ये हम बात करके चलेंगे। कुल मिलाकर 72 दिन शायद ये बता रहे हैं। 72 दिन कैसे कैसे है वो भी देख लो जरा। 21 मई से मतलब पहला दिन 21 का आएगा, या ऐसे कि देख लो जैसे मई, जून और जुलाई। तो मई का महीना होता है आपका 31 का, 31 में से आप 20 निकाल दीजिए क्योंकि 20 तो ड्यू डेट थी, तो 11 दिन का ब्याज तो यहां पर आएगा। जुलाई आपका महीना 31 का होता है, सॉरी जून आ गया ना, मई के बाद जून का महीना आपका 30 का हो गया। और जुलाई के महीने में कौन सी डेट को बात कर रहा है साहब, वो 31 जुलाई, पूरा महीना पी गया, 31 तारीख ये आ गई। तो इस प्रकार से आपके 72 डेज यहां पे निकल के आ जाते हैं। जिस दिन पेमेंट करते हैं उस दिन को भी काउंट किया जाता है। राधे, ठीक सर। साहिल की बात कर रहे हैं। हाँ साहिल, हाँ साहिल बोलो। साहिल इज अ सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन कर्नाटका। अच्छा, साहिल जो हैं वो कर्नाटका में गुड्स के सप्लायर हैं। अच्छा जी। ही गॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर के महीने में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होते हैं। एंड विश टू पे आईजीएसटी लायबिलिटी एंड विश टू पे हिज आईजीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं जी, ओके। सिंस ही इज मेकिंग द जीएसटी पेमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, कितना डर रहा मेरा बच्चा, पहली बार जीएसटी भर रहा है। He is of the view that he needs to mandatorily have online banking facility or really to make payment। डर रहा है कि भाई इनके पास में एक जो है कि वो मैंडेटरी इसके पास में होना चाहिए कि बैंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। पर क्या ऐसा जरूरी है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो ऑफलाइन पेमेंट इज नॉट परमिटेड अंडर जीएसटी, नहीं ऑफलाइन पेमेंट भी परमिटेड होते हैं। 3 सिचुएशन परमिटेड होते हैं, अगर वो अप टू आपका 10,000 तक की बात की जा रही है, या फिर कोई सर्च और सीजर के अंदर पैसा लिया जा रहा हो, या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनसे रिकवरी की जा रही हो। तो यहां पर 3 सिनेरियोज के अंदर
ऑफलाइन पेमेंट आपका पॉसिबल होता है जी। आगे बोलते हैं, यू आर रिक्वायर्ड to appraise Sahil regarding the various modes of deposit in the electronic cash ledger। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैसे डिपॉजिट करना है ये बताया जा रहा है। आप तो पूरी कथा इस पे लिख सकते हो, पूरा गाइड कर सकते हो कि नहीं, उसको बताना कि तू जा पोर्टल पे जाके जो तेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो तेरा यूजर आईडी पासवर्ड बन गई होगी, उसके थ्रू तू लॉग इन कर, तो तुझे अपना मानकर वो ट्रीट करेंगे कि हाँ हम इस बंदे को जानते हैं। फिर तू वहां पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना, वहां पे क्रिएट चलान पे जाना, क्रिएट चलान पे जाकर तुझे जितना टैक्स जितना बनना है भरना है उतना टैक्स उसमें तू अपना करना, जमा करना। वहां से तुझसे पूछेगा, वहां पर जाकर पूछेगा कि तू कैसे भरना चाहता, ऑनलाइन भरना चाहता है या ऑफलाइन भरना चाहता है, तो तू वहां ऑफलाइन पे क्लिक कर देना। ऑफलाइन पे क्लिक करने वो तुझसे बैंक भी पूछेंगे कौन से बैंक में आपको भरना है, वो भर देगा। उसके बाद ये भी पूछेगा कि तुझे डीडी से भरना है, चेक से भरना है, कैसे भरना है, वो भी भरना आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये सुविधा इन 3 मामलों में उपलब्ध है। तो आपको अगर 10,000 तक का मामला है तो आपको ऑफलाइन सुविधा यहां पर दे दी जाएगी, जिस तरह का केस मेरे सामने बताया गया है। और फिर जब तेरा वो चालान वहां से बन जाए तो अपने चालान की कॉपी लेकर साथ में चेक लगाइयो और बैंक में जाकर जमा कर दियो। सो सिंपल। तो तेरा यहां से सी पिन तो तेरा निकल ही गया होगा, और जैसे ही बैंक में पैसा जमा होगा वहां से उसका सिन तैयार हो जाएगा और वो सिन कम्युनिकेट हो जाएगा पोर्टल को, तो तेरे ई कैश लेजर के अंदर वो बैलेंस रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो आप इसमें पूरा गाइड कर सकते हो मालिक इसको। अब ये क्वेश्चन कितने आसान हो जाते हैं। आर मैनुअल चलान्स अलाउड अंडर जीएसटी। मैनुअल चलान मतलब मैनुअल तो वैसे नहीं, आपको जो पोर्टल है वहीं से चलान क्रिएट करना पड़ेगा। मैनुअल आप हाथ से नहीं भर सकते चलान, पोर्टल पे जाके उसकी एंट्री होती है, पोर्टल से एक्सेप्ट करता है। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द चलान? सर वो 15 दिन के लिए वैलिड रहता है। इज क्रॉस यूटिलाइजेशन अमंग मेजर हेड्स एंड माइनर हेड्स ऑफ ई कैश लेजर इज परमिटेड। क्या जो मेजर और माइनर हेड्स होते हैं ई कैश लेजर के, माइनर कौन से हो गए सर? टैक्स वाला जो हेड होता है वो आपका मेजर हेड्स होता है, और माइनर हेड कौन से हो गए? जो आपके इंटरेस्ट के हैं, पेनल्टी के हैं, वो सारी बातें यहां पर आपके निकल कर आ जाती हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो राधे देखो इसके आंसर क्या क्या दे रखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था आर मैनुअल चलान इज अलाउड। तो मैनुअल चलान पे कहां बोला है आके? इन्होंने आंसर दिया सेक्शन 49 इतना कैश लेजर कैन बी मेड थ्रू इन द फॉलोइंग इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, जो सारा खर्च कर सकते हो। ओवर टाइम ओवर द काउंटर पेमेंट करने के लिए आप इज ऑल्सो परमिटेड अंडर द जीएसटी रिजीम। और मैनुअल फिजिकल चलान नॉट अलाउड। ई चलान इज वैलिड फॉर 15 days और अमाउंट एंटर्ड अंडर minor head tax interest penalty and major heads of this can be utilized only for that liability. Cross utilization among major and minor heads is not possible। मतलब क्या? जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पैसा कैश लेजर के अंदर आपका आईजीएसटी के अंदर दिख रहा है, तो वो आईजीएसटी लायबिलिटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सीजीएसटी के लिए भी नहीं इस्तेमाल हो सकता वो। हाँ, अगर आपको करना है तो आपको पहले इंटरनल ट्रांसफर करना पड़ेगा उनको, तो आप कर सकते हो। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि लाइक मैं अपनी आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए इंटरेस्ट के यहां जो था कैश बैलेंस उसे उठा लूं? नहीं, आप उठा नहीं सकते, वो सिस्टम अपने आप उठाएगा। तो आप उसमें मेजर माइनर हेड का क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो वैसे करके यहां पर वो बात करके चलते हैं मालिक। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इनसाइट लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन वेस्ट बंगाल। The tax liability for the month of August 2017 is follows. आउटपुट जीएसटी पेबल 24,000 का है, एसजीएसटी पेबल इतने का है और ये इतने का। इनपुट आपके इतने दे रखे हैं भाई साहब। मतलब इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? बताओ मुझे जरा आप। हैं मतलब ऐसा लगता है मजाक किया जा रहा हो हमारे साथ में। चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन यहां पर आएंगे, तो बाकी आप कर लीजिएगा, एक मैं करके दिखा देता हूं आपको। हालांकि मैं कई सारे क्वेश्चन कर चुका ऐसे। यहां है आपकी आउटपुट, ये आ गया जी आईजीएसटी, लिखना है इसी सीक्वेंस में, आउटपुट आईजीएसटी। आपने नोटिस किया होगा मैंने हमेशा यही सीक्वेंस रखा है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। और यहां पर आ गया आपके क्रेडिट, जो आईटीसी है वो आएगा आपका आईजीएसटी का आएगा। यहां पर थोड़ा गैप दे के लिखना, आईटीसी सीजीएसटी का आएगा, और जो आईटीसी है वो आपका एसजीएसटी का आ जाएगा। थोड़ा गैप दे के लिखिएगा, ठीक सर जी। तो आउटपुट जो सीजीएसटी था वो 24,000 था, ये 24,000 था, एंड एसजीएसटी 9,000 रुपये यहाँ पे बताया गया है, और आईजीएसटी जो तो आपका 3,000 रुपये यहाँ पे बताया गया है। इनका बैलेंस यहीं पर लिख लीजिएगा, इनके नीचे ही
इनका बैलेंस था, CGST का था जी 7,000, CGST का था 7,000 और ISGST का 14,000 और IGST का था 12,000। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा IGST। रैंक यही होती है 1, 2 और 3। मैंने रैंक के हिसाब से ही इनको उसी ऑर्डर में लिखा है ताकि मुझे आसानी हो। तो IGST क्रेडिट फर्स्ट ऑफ यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ IGST। तो 3,000 पहले मैं इसके लिए इस्तेमाल करूंगा। जो बाकी मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया जी 9,000 रुपए। 9,000 को मैं जहां मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मुझे वैसे इस्तेमाल करना कहां चाहिए लॉजिकली, मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, मैं देख पा रहा हूं यहां से भविष्य में देख पा रहा हूं, कर तो कहीं भी सकता हूं लेकिन करना कहां चाहिए। मैं देख पा रहा हूं यार कि SGST का पेमेंट करने के लिए उसका अपना सफिशिएंट बैलेंस पड़ा हुआ है, वहां तो हो जाएगा काम, वो भूखा नहीं सोएगा। हाँ, भूखा सो सकता है, तो शायद इसमें थोड़ी कमावेशी पड़ रही है, तो मुझे इस वाले बच्चे को मदद करनी चाहिए। IGST का क्रेडिट मुझे यहां पर इस्तेमाल करना चाहिए लॉजिकली, ताकि मेरा बेस्ट मैनर में क्रेडिट इस्तेमाल हो सके। तो 12,000 में से 3 यहां ले लिया, बचा मेरा 9, 10, 11, 12। तो 9,000 में यहां पर इस्तेमाल कर दूंगा पूरा का पूरा। करने को कहीं भी कर सकता था, लेकिन समझदारी इसमें है कि आप यहां पर उसका इस्तेमाल करके चलें। तो ये मेरा आएगा, यहां पर बैलेंस आएगा, ये नील हो गए साहब। और ये बच गए आपके कितने जी, ये बच गया जी 15,000 आपका यहां पर बच जाता है और 9,000 आपका ये यहां पर बच जाता है। तो 7,000 अब ये या था CGST का, तो ये तो खत्म हो चुका है। तो CGST का 7,000 का 7,000 पूरा इस्तेमाल हमने कर लिया और यहां पर कुछ होना है नहीं। तो ये अपना नील आ गया मालिक, और ये आ गया जी आपका 8,000 ये बच गया और 9,000 आपका ये बच जाता। ठीक है जी। अब मेरे पास इसका SGST का 14,000 का बैलेंस है, तो SGST कैन नॉट बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ CGST। तो 14 में से मैंने टू द एक्सटेंट 9,000 यहां पर इस्तेमाल कर लिया है। तो ये भी मेरा नील हो गया, ये मेरा 8,000 है और ये मेरा यहां पर नील है। तो इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा मेरे ई-कैश लेजर से, इतना पैसा मुझे देना पड़ जाएगा। और मेरे पास एक बैलेंस और बच गया। बैलेंस किस चीज का बच गया, बैलेंस बच गया मेरे पास SGST का जो क्रेडिट है उसका बैलेंस बच गया। हाउ मच इज दिस सर, वो बच गया 5,000 का बैलेंस बच गया। 5,000 का बैलेंस क्रेडिट का बच गया, जो आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और 8,000 मुझे ई-कैश लेजर से देना पड़ जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे, ओके सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी। तो यहीं पर आ रहा निकल के आपका 8,000 जो आ रहा है वो ई-कैश लेजर से 8,000 है। कैरी फॉरवर्ड का बताया है, हाँ कैरी फॉरवर्ड आपका ये हो रहा है, इधर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है, इधर आपके ये निकल के आ रहा है। ठीक है सर, यस सर। अगला प्रश्न क्या बोलता है उसकी भी हम यहां पर बात कर लेते हैं, और अगले प्रश्न के अंदर जानकारी जो दी जा रही है वो कुछ इस प्रकार से यहां पर बता रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉफ्टवेयर लिमिटेड की बात कर रहे हैं। Software Limited reduced the amount of 2 lakh from the output tax liability in contravention of, ये सेम क्वेश्चन है, ये एक तरह से रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 के जैसा ही आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है सर जी। उसके बाद में आता है 5वां क्वेश्चन, When shall the interest is payable by registered person and what is the maximum rate? इंटरेस्ट कब पेबल होगी, जब टाइम से पेमेंट नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट पेबल हो जाएगा, और 18% और 24% के 2 रेट आपके यहां पर बताए जाते हैं। ठीक सर जी। 6वां क्वेश्चन बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन नेट GST लायबिलिटी निकालिए। कितनी बार निकाल चुके, कितनी बार इस्तेमाल कर चुके यार, अब कितना करवाओगे। ई-कैश लेजर बैलेंस 5,000 रुपए है अंडर द मेजर हेड ऑफ IGST, कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ मेजर हेड ऑफ CGST। अरे कैसे कर सकते हो यार, मतलब CGST की लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए क्या आप IGST का कैश बैलेंस नहीं, वो एक्सेल शीट है, वो खाने से खाना जाके मिलता है, कॉलम से कॉलम, रो से रो जाके ऐसे चिपकती, उसको उठाता है वो। अगर ऐसे कर सकते होते तो अभी जो लेटेस्ट सुविधा आई है GST PMT 09 के थ्रू की इंटरनल ट्रांसफर कैश लेजर के अंदर कर सकते, उसकी जरूरत क्या थी, फिर नहीं कर सकते यार। कल भी मैंने आपको करके बताया था ये। अच्छा जी, जिमी वांट्स टू एडजस्ट ITC फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी एंड अंडर रिवर्ट चार्ज। नहीं कर सकते, सॉरी नहीं कर सकते। इट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, और वो भी आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज के लिए नहीं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। Explain the order in which liability of taxable person has to be discharged under GST law। भाई पहले तो जो ई लायबिलिटी हमारा रजिस्टर होता है उसके हम जानते हैं भाई साहब 2 हिस्से उसके होते हैं मालिक, हम अच्छे से जानते हैं इस बात को, और उन 2 हिस्सों के नहीं दिख रहा,
जो ई लायबिलिटी लेजर्स में जाके जब पोर्टल पे देखोगे तो ई लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर दो दिखते हैं। पहला होता है रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी और दूसरी होती है अदर देन रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटी। मतलब कि जो पहले अपनी सेल्फ असेस्ड जो रिटर्न में आपने दिखाई हैं पहले उनको करोगे और बाद में फिर दूसरी जो डिपार्टमेंट ने निकाली है उन लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करके चलोगे। जो अपनी सेल्फ असेस्ड लायबिलिटीज हैं तो उसमें कौन सी लायबिलिटी का इस्तेमाल करोगे? पहले कौन से पे करोगे? मंथ की एम की या M1 की या M2 की? अब मान लो आप M2 पे खड़े हो, मंथ 2 पे खड़े हो, तो मंथ 1 की या मंथ की कौन सी? सर पहले प्रीवियस लायबिलिटीज को सेट ऑफ करेंगे और प्रीवियस जब सेट ऑफ हो जाएंगी तो हम करंट की बात करके चलेंगे। वेरी गुड। एक्सप्लेन द ऑर्डर इन विच लायबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन हैज टू बी डिस्चार्ज। ये हो गया अपना नवा क्वेश्चन हो गया। बाबू आपको बताना जरूर है यार, मैं मेरा अपना जितना भरसक आपके लिए कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन बैंक भी, पोर्टल भी, यहां भी, कनेक्टिविटी भी, सारे काम करके चल रहा हूं। आप विश्वास मान के चलिए मुझे इस सारे पैकेज को तैयार करने में भी समय लगता है, थोड़ा ज्यादा समय लगता है कंपैरेटिवली, पोर्टल से मैच करने में समय लगता है ना। तो आप मुझे बताएंगे जरूर कि यह वाकई में आपके लिए, मुझे जो लगता है मुझे बड़ा कंफर्ट फील होता है, वास्तविकता में बता रहा हूं। क्योंकि टीचर कोई भी हो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ही पढ़ा रहा होता है कि अगर वो बच्चा होता उसके सामने तो उसे समझ में आता कि नहीं आता, वो अपने आप को पढ़ा रहा होता है। तो मैं मेरे को भी पढ़ा रहा हूं यहां पे, तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको एज एन स्टूडेंट सुन रहा हूं तो मुझे कंफर्ट लेवल मेरा बढ़ता है, चीजें अच्छे समझ में आती हैं। लेकिन आपका फीडबैक और मेरे लिए अच्छा होगा मालिक। क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर एक्स है, जीएसटी रेगुलर स्कीम में पे कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल, आउटपुट टैक्स दे रखा है। ओह, ये कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे यार। व्हाट इज सिन? सिन क्या है? चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? सर ये होता है जो आपका सी पिन होता है ना, जो सी पिन होता है चलान क्रिएट करते समय आता है 14 डिजिट का जो आता है, उसमें बैंक का कोड और जुड़ जाता है। तो बैंक का कोड जुड़ते ही वो आपका चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर बना दिया जाता है। सिन इज चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज जनरेटेड by the banks indicating that the payment has been realized and credited to the appropriate government account against generate a challan। और इसके अंदर जो सी पिन होता है, सी पिन के जो 14 डिजिट होते हैं उसी के साथ बैंक के डिजिट और जुड़ जाते हैं और बात बन जाती है। when the interest is payable, जब आप लेट पेमेंट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट पेबल आपका हो जाएगा 18 या 24% से। How does the new payment system benefit the taxpayer and the commercial tax department? नया सिस्टम पहले से कैसे बेटर है? पहले क्या था, पहले सारे ना ऑफलाइन पेमेंट्स हुआ करते थे। हालांकि क्वेश्चन आज के डेट में ज्यादा रेलेवेंसी रखता नहीं है। पहले ऑफलाइन पेमेंट्स भी हुआ करते थे, आज के डेट में ऑनलाइन पेमेंट है। ऑनलाइन कैश लेजर्स आपके खुले हुए हैं जो पुराने समय के अंदर नहीं हुआ करता था। ज्यादा कन्वीनियंट है, ट्रांसपेरेंसी, कोई भी कभी भी किसी भी वक्त रात के 1 बजे भी आप पेमेंट कर सकते हो, जो पहले संभव नहीं हुआ करता था। बैंक जाने की आपको कतई जरूरत नहीं है, सारा रिकॉर्ड आप देख सकते हो। ई कैश पेमेंट किया, खट से आप देख सकते हो कि आपके बैलेंस उसमें आया कि नहीं आया। सारी चीजें बड़ी आसान कर दी गई हैं पहले के मुकाबले। हालांकि क्वेश्चन आज की डेट में रेलिवेंट रह नहीं गया है क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। जब ये ट्रांजिशन फेज था, जब पुराने से नए की तरफ मूव करे थे हम, तो उस समय अपना क्वेश्चन रेलिवेंसी रखता था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स आर देयर? मजाक कर रहा है। कैश लेजर, लायबिलिटी रजिस्टर और क्रेडिट लेजर 3 तरह के होते हैं जी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? इनमरेट द मोड्स ऑफ मेकिंग डिपॉजिट इन ई कैश लेजर। तो किस किस तरह से पैसा जा सकता है? सर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से जा सकता है। तो ऑफलाइन तो चेक से, डीडी से, या फिर ओवर द काउंटर कैश पेमेंट भी आप कर सकते हैं अगर 10,000 तक का है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो, या फिर सर्च सीजर का मामला है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक में आरटीजीएस, एनईएफटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे ऑप्शंस आपके मौजूद होते हैं जो कि होते हैं। ओवर द काउंटर थ्रू ऑथराइज्ड बैंक डिपॉजिट अप टू 10,000 पर चलान पर टैक्स पीरियड बाई कैश, तो अपना पॉसिबल होता है। और What is the linkage between GSTN and authorized बैंक? इनमें क्या लिंकेज है? GSTN का मतलब जीएसटी नेटवर्क, कॉमन पोर्टल और बैंक, इन दोनों के पोर्टल टाई अप है माय डियर। जैसे कि मैं कल पेमेंट करने के लिए जा रहा था तो चलान क्रिएट किया था, चलान क्रिएट करने के बाद मेक पेमेंट पर गया था। मेक पेमेंट पर जाते ही जो 25 तरह के ऑथराइज्ड बैंक थे और मैंने जौन सा बैंक सिलेक्ट किया था, मुझे पोर्टल उसी बैंक के पोर्टल पर ले जाता है क्योंकि आपस में वेबसाइट का इंटीग्रेशन हो रखा है। तो मैं वहां जाऊंगा और वहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड देकर अपना, जैसे एचडीएफसी बैंक था तो वहां पर मैं जाकर पेमेंट कर दूंगा। और जैसे ही पेमेंट होती है तो मैंने उसको सीपिन दिया था, सीपिन भर के आगे जा रहा था, वो मेरे सीपिन में अपना बैंक का कोड जोड़कर सिन बनाकर पोर्टल को अपडेट कर देगा और पोर्टल पर आकर, यानी कि जीएसटी पोर्टल पर आकर वो ई कैश लेजर के अंदर पैसा अपना अपडेट हो जाता। तो इस प्रकार से वो आपका यहां पर आता है जी।
ठीक है। देयर विल बी रियल टाइम टू वे लिंकेज बिटवीन जीएसटीएन एंड कोर बैंकिंग सोल्यूशन, जो बैंकिंग सिस्टम है। सीपिन इज ऑटोमेटिकली रूटेड टू द बैंक वाया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिंग फॉर वेरिफिकेशन, रिसीविंग पेमेंट एंड चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर इज ऑटोमेटिकली सेंट। मतलब यहां जीएसटी पोर्टल से सीपिन जाएगा और बैंक पोर्टल से सीपिन, जीएसटी पोर्टल से सीपिन जाएगा और बैंक पोर्टल से सिन लौट कर आएगा। अकॉर्डिंगली बात आ जाएगी। नो मैनुअल इंटरवेंशन इन्वॉल्व्ड। What is the payment to be made? What are the payments to be made under GST regime? मतलब पेमेंट कौन कौन से किए जाते हैं? अरे SGST का, UTGST का, IGST का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, फी का, TDS का, TCS का, इतने सारे पेमेंट जो किए जाते हैं। और क्या? When does liability to pay GST arise? ये GST पेमेंट करने की लाइबिलिटी कब अराइज होती है? ये डिपेंड करता है आपके टाइम ऑफ सप्लाई पर। सेक्शन 12 और 13 के मुताबिक टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आते हैं तो अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी का आपका पेमेंट बन जाता है। वेरी सिंपल। Question number 17. Explain whether the department through the proper officer suo motu proceed to register a person. क्या कोई अपने आप से भी यस कर सकता है? जब सर्च सीजर के अंदर पाया जाता है कि बंदा, ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर से लिंक्ड क्वेश्चन है, कि बंदा अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का है तो वहां पर उसका सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की डेट से एक ऑर्डर पास करेगा, उसी दिन से रजिस्टर मान लिया जाएगा और बोल के जाएगा कि 90 दिन के अंदर हवेली पे आके अपनी एप्लीकेशन देकर फॉर्मल आरसी ले जाइए। लेकिन अगर बंदा अपलेट अथॉरिटी के पास चला जाता है तो वहां पर 30 डेज का समय दिया जाएगा। अगर अपलेट अथॉरिटी भी बोलती है कि हाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएगा। एंड सच रजिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन ऑर्डर पास कर दिया था। वो वाली बात आपकी यहां पर कही जाती है, 90 दिन वाली बात। और 30 दिन वाली बात आपकी यहां पर आ जाती है। ठीक है, हालांकि 30 दिन वाली बात शायद बोल नहीं रखी उन्होंने, लेकिन वो बात भी आपकी यहां पर आती है। आगे बोलते हैं, यानी इससे बेटर आप आंसर लिख सकते हो मालिक। एक्सप्लेन हाउ लॉन्ग विल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू टू ए कैजुअल एंड नॉन वैलिड 90 प्लस 90 डेज। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेक्शन 50 के संबंध में 18% 24% के ब्याज की बात करी जाती है। ठीक है जी। What is the sequence of payment of tax where the taxpayer has liability for previous month also? तो भाई पहले पुराने पाप धो और उसके बाद में फिर नए पाप धोइएगा। ब्लू मून लिमिटेड obtained registration for paying taxes under section number 9 of CGST Act. He asked his tax manager to pay tax quarterly basis. अच्छा, सेक्शन 9 के अंदर पेमेंट कर रहे हैं। सेक्शन 9 के अंदर आती है आपकी रेगुलर स्कीम और सेक्शन 10 में आती है आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कह रहा क्वार्टरली पेमेंट करे ऐसी की तैसी, तुझे ना मिलेगा क्वार्टरली पेमेंट। हाउएवर ब्लू मून्स टैक्स मैनेजर एडवाइज द कंपनी टू पे ऑन मंथली बेसिस। आप बताइए साहब, मंथली, क्वार्टरली का तो सपना भूल जाइए। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी पेमेंट प्रोसेस? वही सारे भाई साहब, फटाफट से हो जाता है, इंटरलिंकेज है, ट्रांसपेरेंट है, आसान है, लाइन में लगना पड़ता, और सीपिन और सिन के थ्रू रूटिंग होती है, सारा ऑटोमेटेड वे में होता है। वो वाली बात आ गई अपनी। कैन वन यूज आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? नहीं कर सकते यार, कितनी बार बताएं। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। सीपिन क्या है, सीपिन रेलिवेंसी क्या है, थोड़े से बड़े क्वेश्चन उठाता हूं। ये ई क्रेडिट लेजर, टीडीएस क्या है, टीसीएस, हाँ यहां से आ गया। ये आ गया जी अपना क्वेश्चन नंबर 30, जो मुझे ठीक सा लग रहा है, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ये वाकई में बड़ा है क्या, चेक करते हैं। मिस्टर जॉर्ज, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, आप बताइएगा कि वाकई में दमदार है या नहीं है। जॉर्ज, अरे दमदार क्वेश्चन तो गए भाई साहब, दमदार क्वेश्चन तो आपके आईटीसी और कंपटीशन में थे। अब क्या दमदार क्वेश्चन है ये, क्या निकलेगा इनमें है? वो क्वेश्चन थे, मशीन खरीदी 4 साल पहले, उस समय तो एग्जम्प्टेड में लगती थी, अभी दोनों में लगती है, बताओ क्या होगा। वो थे क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन है। हाँ, जॉर्ज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स एट केरला हु पेज टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, ही हैज मेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द अप्रैल 2018। अच्छा, इन्होंने रेगुलर स्कीम का बनता है, मतलब आईटीसी को इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है, बुक कर सकता है। कॉम्पिटिशन वाला होगा तो आईटीसी से उसे कोई किसी प्रकार का मतलब भी नहीं होगा। तो ट्रांजैक्शन क्या करिए? नई दिल्ली परचेज सेल, त्रिवेंद्रपुरम, कहां के थे ये? केरला के थे। अच्छा ठीक है, त्रिवेंद्रपुरम, ये आ गया जी परचेज सेल्स, ये इंट्रा हो गई, ये इंटर हो गई, सेल परचेज दे रखी है, टोटल भी दे रखा। भाई साहब क्या कहना। He has compiled with all the conditions for availing ITC, has the following ITC balance. इतना उसके पास पुराना ITC बैलेंस था।
इतना पुराना था, कुछ परचेज उसने और कर ली हैं अपनी, कुछ इंटर करी हैं, कुछ इंट्रा करी हैं, तो सारा आईटीसी निकाल दोगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकाल दोगे, बता देना नेट पेमेंट कितना होगा। वही टेबल वाली बात अपनी आ जाती है कि कितना पेमेंट किससे क्या एडजस्ट किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, परचेज पर जीएसटी निकाल दो, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों के क्रेडिट आ जाएंगे। तीनों के क्रेडिट आपके ओपनिंग के भी रखे हैं, दोनों को जोड़ दो, आपके पास पूरा क्रेडिट आ गया। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आप कुछ इंट्रा है, कुछ इंटर है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के निकल के आएंगे, उनको आउटपुट लायबिलिटी में रखो और सेट ऑफ कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आईजीएसटी, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी क्रेडिट सेट ऑफ करवा दिया जाएगा। तो दिखने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा और मामूली है, मामूली, आपके लेवल इससे कहीं ऊपर है। टीसीएस क्या है, मैं तो कह रहा हूं पूरा का पूरा आप इस पे एक ऐसे लिख सकते हो, टीसीएस क्या है। अगर गुस्से में आप आ जाओ तो बताइए क्या टीसीएस पे पूरा नहीं लिख सकते, ऐसे आप पूरा आर्टिकल बना के लिख सकते हैं आप भाई साहब। टीसीएस क्या है, शुरू से लेकर एंड तक की पूरी लिंकेज है 4 पेज की आपकी। डिस्कस द मैनर एंड यूटिलाइजेशन, ओहो, सीआईएस ऐसे 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 ऐसे, इंटरनल रैंकिंग, एक्सटर्नल रैंकिंग, 1 2 3 और इसमें ए बी ऐसे करके खत्म कहानी। अच्छा जी, उसके बाद में ये सर्कुलर भी उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक ठाक क्वेश्चन अब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बात करता है, देखो जरा। ये आपका क्वेश्चन टीडीएस पर बेस्ड है। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टीडीएस। कठिन नहीं है, अरे कठिन तो गए, अब तो भूल जाओ भाई साहब, कठिन क्वेश्चन तो भूल जाओ, आप सही बता रहा हूं मैं आपको। अब तो एंजॉय करो उन क्वेश्चंस को। रितेश एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली, हाँ, is engaged in supply of various goods and services exclusively to the government department agency। जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आप सप्लाई करोगे तो निश्चित तौर पर भाई साहब यहां पकड़ लिए जाओगे। एंड पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 51 it has provided the following information to the supply made their contract values and all the payment due against each of the month of this। तो ध्यान दीजिएगा, कटना है या नहीं कटना, वो ये चीज मैटर करती है। 2.5 लाख से ऊपर की अगर वैल्यू का मतलब असेसेबल वैल्यू, याद है ना, भूले तो नहीं ना। अगर आपको लिंकेज याद है भाई साहब तो दिक्कत ही नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर की पर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर आ रही है आपकी, और वो भी वैल्यू कैसी, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी कि असेसेबल वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट की, तो फिर टीडीएस का प्रोविजन आ जाएगा। दूसरी बात ये कि इसकी टाइमिंग क्या होती है, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज डिडक्टेड सर, व्हेन द पेमेंट बिकम ड्यू, उस समय इसको डिडक्ट किया जाता है। ठीक है, और क्या बातें थी, रिवाइज तो करवाया था मैंने आपको। अगर सप्लाई एग्जम्प्टेड है तो टीडीएस की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और इंटर वाले पॉइंट में था कि सप्लाई चाहे इंट्रा हो या इंटर हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रेसिपिएंट आदमी है जहां का है वहां पर कुछ ना कुछ और भी होना चाहिए, चाहे तो सप्लायर वहां का हो या सप्लाई वहां उसका जो डेस्टिनेशन है वो वहां पर हो, कुछ उसके साथ और होना चाहिए, जहां पर अगर रेसिपिएंट अकेला पड़ गया टीडीएस का प्रोविजन बीच में नहीं आएगा। तो तमाम बातों को रिकॉल करने के बाद, क्योंकि अगर युद्ध पर जा रहे हैं टीडीएस के पे, तो अपने हथियार जो हैं उनको तो साथ में कस लें, उसके बाद अब हम युद्ध पर चलते हैं। सप्लाई ऑफ मशीनरी स्टेशनरी टू फिशरीज डिपार्टमेंट कोलकाता, ये वैल्यू दी हुई है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वैल्यू दी हुई है, और ये आगे दे रखा है पेमेंट ड्यू। भाई साहब पहले एक बात करते हैं, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो पहले एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी देख लो। क्या 2.5 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे डाउट है इसके अंदर। जीएसटी का रेट बता रखा है 9 + 9 = 18% बता रखा है। अगर ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो इसकी जो वैल्यू है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी क्या आएगी, 2,60,000 डिवाइडेड बाई 2,60,000 भाई साहब, और डिवाइड बाई 118 × 100, इट विल कम्स टू 2,20,339, 2,20,339। सॉरी, यहां पर जीएसटी की बात, सॉरी टीडीएस की बात यहां पर नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की नहीं है, टीडीएस की बात यहां नहीं होगी। सप्लाई टू कार रेंटल सर्विसेज टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिस कीजिएगा रेसिपिएंट तो गवर्नमेंट ही है, नो डाउट, सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं है जी। 295 295 डिवाइड बाई 118 × 100, ओ भाई साहब पूरा का पूरा एग्जैक्ट 2.5 लाख। बच्चा कंफ्यूज, उसके कान के फ्यूज उड़ जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, हैं क्या 2.5 लाख से ऊपर था या एग्जैक्ट 2.5 लाख तक क्या था, तो वहां बता दूं 2.5 लाख से ऊपर का होना चाहिए तो टीडीएस की बात करी जाएगी। अगर 2.5 लाख तक का है तो बात मत करना बिल्कुल भी हमसे,
ठीक है सर जी, नहीं करेंगे बात। तो यहां पर भी टीडीएस की बात नहीं करी जाएगी, नो क्वेश्चन ऑफ टीडीएस, क्योंकि वी वांट हमें चाहिए 2.5 लाख प्लस हमें चाहिए इसके लिए। आगे है सप्लाई ऑफ हैवी मशीनरी टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लोकेटेड इन उत्तराखंड। ओह रुको जरा, ये कहां के बंदे थे? रितेश एंटरप्राइजेस दिल्ली के थे। जो सप्लायर है, सप्लायर की लोकेशन कहां है भाई साहब? सप्लायर जो है उसकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली, और माल जा रहा है उत्तराखंड को। जो रेसिपिएंट है वो है उत्तराखंड का। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इसका? सब प्लेस ऑफ सप्लाई भी उत्तराखंड ही है इसका, क्योंकि मशीनरी है तो सेक्शन 10 के मुताबिक देखोगे ना, तो गुड्स है तो गुड्स तो जहां पर जा रहा है 10(1)(a) के मुताबिक वही उसका डेस्टिनेशन बनता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी उत्तराखंड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी उसका उत्तराखंड है, और जो उसका रेसिपिएंट है वो भी उत्तराखंड। तो रेसिपिएंट अकेला तो नहीं है ना? नहीं सर, अकेला नहीं है, कोई है उसके साथ में, या तो सप्लायर उसके साथ होना चाहिए, सप्लायर की लोकेशन भी वो हो, या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई वो हो, तो बात बनेगी। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर टीडीएस कट जाएगा। तो ये कंडीशन तो ओके है। 590 का, हालांकि मुझे प्राइमा फेसी दिख रहा है कि 2.5 लाख से ऊपर का है, डिवाइड बाई 118 इंटू 100 में कर देता हूं, तो 5 लाख रुपये मालिक निकल के यहां पर आ जाता है, 5 लाख निकल के आएगा। अच्छा, सप्लाई थी कैसी सर? देखो, इसका ओरिजिन ये दिल्ली था और ये था इसका उत्तराखंड। तो सप्लाई जो बनती थी वो बेसिकली इंटर स्टेट बन रही थी, राइट? इंटर स्टेट बन रही थी तो आईजीएसटी आएगा। अगर आईजीएसटी तो टीसीएस जो कटेगा वो भी आईजीएसटी डीएस, जो टीडीएस कटेगा, जो टीडीएस कटेगा वो भी आईजीएसटी के नाम का ही कटेगा और आईजीएसटी कॉलम में ही जमा करवाया जाएगा। तो ये आएगा अपना 2% से काटा जाएगा। 2% किसका सर? 2% होगा इस वैल्यू का, जो भी पेमेंट ड्यू होता। जब पेमेंट ड्यू होता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं ऑन पेमेंट ड्यू होने पर, ऑन पेमेंट ड्यू होने पर। ठीक है जी मालिक। तो एट द रेट ऑफ 2% की यहां पर बात करी जाएगी, जो कि आपका 500 रुपीज निकल कर आ जाएगा। तो 500 रुपए का थर्ड वाले पॉइंट के अंदर 500, पहले दूसरे में कुछ नहीं था, थर्ड वाले के अंदर आईजीएसटी के नाम का, आईजीएसटी के नाम का कट गया 500 रुपए का यहां पर टीडीएस कट जाएगा। ठीक है सर जी। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपका ये कटेगा पेमेंट ड्यू जो यहां पर हो रहा है, मैं मान के चल रहा हूं कि इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। मैं मान के चल रहा हूं कि दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फिगर है। जो पेमेंट करने की बात कर रहे हैं, आई एज्यूमिंग दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फिगर है। इट्स माई अजम्पशन, इट्स माई अजम्पशन। ठीक है सर जी, ओके बाबू, आगे बढ़े। हाँ सर जी, आगे बोलता सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स टू दिल्ली हेड ऑफिस ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सो एंड सो। अच्छा, सप्लायर कहां का था? दिल्ली का था। टैक्सेबल गुड्स टू दिल्ली ऑफिस, रेसिपिएंट कहां का है? दिल्ली का है। प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है उसका? दिल्ली है। तो ओरिजिन डेस्टिनेशन बोथ ने, तो ट्रांजैक्शन आपकी इंट्रा बनेगी। तो पहले 649 डिवाइड बाई 118 इंटू 100, इट विल कम्स टू 5,50,000। तो ठीक है, 2.5 लाख से ऊपर की वैल्यू बनती है कॉन्ट्रैक्ट की, 5,50,000 ही आता है। पेमेंट ड्यू हो रही है 50,000 रुपए की, पर चूंकि ट्रांजैक्शन इंट्रा थी इसलिए जो टीडीएस आएगा वो सीजीएसटी के नाम का आएगा, और जो टीडीएस आएगा वो आपका एसजीएसटी के नाम का आएगा। 1% और 1%, और 1% 500 रुपए ये हो गया, और 500 रुपए आपका ये हो जाता है। ऐसे करके इसकी बात करवा दी जाएगी। तो 500 रुपए मेहरबान कदरदान तो कहां गया? ये आ गया भाई साहब, सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम का टीडीएस आपका 500 रुपए यहां पर आ जाता है। ठीक है सर जी, बस खत्म, दम निकल गया। हाँ, आसान था कठिन था? आसान, हवा में उड़ा सकते हैं इसे क्वेश्चन को तो हवा में। अरे क्वेश्चन तो आईटीसी के थे, कंपटीशन के थे, ये क्वेश्चन है ये। मनिहार सर दिख रहा बड़ा सा, अरे रहन दे, कितना बड़ा है, चल, कठिन नहीं है बिल्कुल भी, भरोसा रख। मनिहार इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली, मनिहार इंटरप्राइजेस हैं, रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर, इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, agencies etc. and persons
notified under section number 51 of the CGST Act 2070, ठीक है। It has provide the following, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, फिगर चेंज कर दिए बस, एक दो शायद ट्रांजैक्शन भी बढ़ा दिए हैं, हाँ एक दो ट्रांजैक्शन बढ़ गए हैं, चलो कर लेते हैं पूरा ही। तो ये कलकत्ता वाला था, तो जो वैल्यूज दे रखी हैं आपकी ये वाली हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो ये है अपना जी पेमेंट जो हो रहे हैं, तो आई एज्यूम इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मैं ये मान के चल रहा हूं, इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग स्पेसिफाइड। तो भैया पहले सबकी वो निकाल लें इनके 2,60,000 118 इंटू 100 2,20,339 2,20,339 निकालना सबका ही है, 295 डिवाइड बाई 118 इंटू 100 250। बाकी का निकालने की जरूरत है क्या? नहीं सर, ये तो बड़ी बड़ी फिगर हैं, तो इनमें जरूरत नहीं पड़ेगी सर, इनका तो हो गई। 350 का निकाल दूं, 350 डिवाइड बाई 118 इंटू 100 सर 296 समथिंग, 296 610 296 चेकिंग के लिए बस कि वो वाली दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं, है ना। अच्छा जी, तो देखो जरा इसमें 3 चीज देख लिया करो आप ना हमेशा, सप्लायर की लोकेशन, रेसिपिएंट की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई, 3 चीज देख लिया करो हर एक के साथ में, अच्छा रहेगा। सप्लायर की लोकेशन कहाँ है? सप्लायर है अपना दिल्ली का, रेसिपिएंट कहाँ का था? फिशरीज डिपार्टमेंट टू कोलकाता, दिल्ली का, कहाँ का था? मनिहार एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ठीक है जी। और सप्लाई ऑफ स्टेशनरी इन फिशरीज डिपार्टमेंट कलकत्ता, ये वेस्ट बंगाल का है, और ये प्लेस ऑफ सप्लाई भी वेस्ट बंगाल ही है। तो अदरवाइज कंडीशन तो ओके है, क्योंकि रेसिपिएंट अकेला नहीं होना चाहिए, तो वो दिक्कत तो नहीं है। लेकिन चूंकि यहां पर अमाउंट छोटा है, तो कई सारे पैरामीटर्स आते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देखनी होती है, रेसिपिएंट की लोकेशन देखनी होती है, एग्जेम्प्टेड तो नहीं है सर्विसेज वो देखनी होती है, कई सारे पैरामीटर्स हैं यार, उसके बाद टीडीएस कटता है, ऐसा ना कट जाएगा टीडीएस। तो ये आ गया जी यहां पर आकर, और ठीक है। तो पहले वाले केस में चूंकि वैल्यू आपकी 2.5 लाख से कम है, इसलिए आप यहां पर ख्वाब छोड़ दीजिए, टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है जी। उसके बाद में 250 एग्जैक्ट है, यहां पर भी नहीं कटेगा। अगले वाले केस में ये निकल के आ रहा है, सप्लाई ऑफ हैवी मशीनरी टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन उत्तराखंड। तो इसमें जो सप्लायर है वो दिल्ली का ही था, जो रेसिपिएंट है वो भी उत्तराखंड का है, और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी आपका उत्तराखंड में ही है। तो यहाँ टीडीएस तो कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सप्लाई आपकी इंटर स्टेट होने की वजह से जो टीडीएस कटेगा आपका, वो आईजीएसटी के नाम का काटा जाएगा। 25,000 का ये आएगा 2%, तो 25,000 का 2% आपका 500 रुपया आ जाएगा। अभी वाले क्वेश्चन में भी वही आ रहा था, ये भी सेम क्वेश्चन है वो वाला। इसमें भी आपका ये चूंकि सप्लाई आपकी इंट्रा है, और इंट्रा के चलते हुए ये आपका यहाँ पर टीडीएस जो आएगा एसजीएसटी के नाम का आएगा, और आपका जो टीडीएस है वो सीजीएसटी के नाम से आएगा, और एट द रेट ऑफ 1% आ जाएगा। तो 500 रुपए इसके हो गए, 500 रुपए इसके हो गए। यहां से कुछ नए पॉइंट्स इन्होंने और बनाकर दिए, 3 नए पॉइंट्स हैं, तो बेसिकली हमने इनको देखना है। इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्रा भवन लोकेटेड इन दिल्ली। अच्छा जी, इंटीरियर डेकोरेशन हुआ है आंध्र भवन का, जो दिल्ली में कई सारे भवन है, यूपी भवन, आंध्र भवन, और पता नहीं और कितने कितने भवन बने हुए हैं। इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, रजिस्टर्ड ओनली इन आंध्र प्रदेश। रुको जरा आराम से देखना, सप्लायर कहां का था? दिल्ली का था, वेस्ट बंगाल का था? दिल्ली का। ये 3 चीज देख लेना बाबू, सप्लायर था आपका दिल्ली का, ठीक है जी, और जो रेसिपिएंट था वो कहां का था? रेसिपिएंट था सर जी आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का था। और जो प्लेस ऑफ सप्लाई था वो क्या था? बिकॉज द सर्विस इज इंटीरियर डेकोरेशन, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी लिंक्ड आपकी ये सर्विस है, और इसलिए इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा दैट विल बी द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मीनिंग देयर बाय दैट विल बी दिल्ली, क्योंकि आंध्रा भवन दिल्ली में स्थित है। तो भाई साहब ये पड़ गया अकेला, रेसिपिएंट पड़ गया अकेला, तो अकेला होने के कारण अब भाई साहब यहां इसकी हम बात नहीं कर सकते हैं, सॉरी भाई साहब,
रेसिपिएंट अकेला पड़ गया है, तो इस केस में भले ही आपकी वैल्यू अच्छी खासी लेके बैठे हो, लेकिन फिर भी यहां टीडीएस की चर्चा सॉरी साहब नहीं हो पाएगी। आई एम रियली सॉरी। सप्लाई ऑफ आंध्र भवन, चौथा 5वां पॉइंट में मनाही हो गई, ठीक नहीं लगेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। 5वें पॉइंट में मनाही हो गई, सॉरी सॉरी। आगे बोलता है यहां पर सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स एंड प्रिंटेड पोस्ट कार्ड टू वेस्ट दिल्ली पोस्ट ऑफिस, दिल्ली का दिल्ली में माल इंट्रा है, आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 9,72,000। कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट इतने का था। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फॉर सप्लाई ऑफ बुक्स एग्जाम्प्ट, जो बुक जो एग्जाम्प्टेड हैं वो 7 लाख ही हैं। तो भाई इसमें से जो 7 लाख की एग्जाम्प्टेड थी, तो 7 लाख को तो मौज लेने भेज दो भाई साहब, उनको तो जान दो, खत्म ही करो। बाकी बचता है 2.72 लाख का आपका बचा, ये आपका टैक्सेबल था। एंड फॉर सप्लाई ऑफ प्रिंटेड पोस्ट कार्ड टैक्सेबल अंडर जीएसटी है 2.27 के। लेकिन मजे की बात यह है कि ऊपर से जो घटना है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दे रखा है। अगर इसमें से मैं जीएसटी को अलग करता हूं तो 2.72 डिवाइड बाई 118 इंटू 100 ये करूंगा तो 2,30,000, सॉरी 2,30,000 की यहां पर बात हो जाएगी। अगला वाला कॉलम मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ही, क्योंकि मुझे टैक्सेबल चाहिए, एग्जेम्प्टेड से मुझे कोई मतलब नहीं होता है। सॉरी, यहां पर भी टीडीएस आपका नहीं काटा जाएगा, सॉरी। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इन म्युनिसिपल एरिया ऑफ द ईस्ट दिल्ली, बताओ ना लिंकेज जानदार है कि नहीं भाई साहब? आप किसी भी पॉइंट पर लिंक करके देख लीजिए, आपको फट से आंसर मिल जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं, maintenance of street light in municipal area of East Delhi. The maintenance contract entered with the Municipal Corporation of Delhi also involved replacement of defunct lights and other spares. However, the value of supply of goods is not more than 25% of the composite supply. An activity in relation to an article under 243W. Okay. This is the service given by the supplier to the government, which is fall under section 243W. It's not a pure service, but it also includes the component of goods which is maximum, which is under 25% of the total contract price. So यहाँ पर आपका दिमाग कहीं और क्लिक करना चाहिए था, फट से क्लिक करना चाहिए था। हाँ सर, क्लिक करता है हमारा दिमाग। ये था एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर हमारी बात दे रखी थी कि अगर 243G और W वाली जो एक्टिविटीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें अगर वो प्योर सर्विस या कंपोजिट सर्विस जहां पर की गुड्स का जो पोर्शन है वो 25% मैक्सिमम तक है, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। सर, ये सप्लाई आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आती है, और अगर आपकी सप्लाई एग्जेम्प्टेड है तो टीडीएस की बात नहीं करेंगे, 5वें गेट से ही उसको आउट वहां पे करवा दिया जाता है। नो क्वेश्चन ऑफ टीडीएस, भले ही इसकी वैल्यू कितनी हो क्यों ना हो, लेकिन इस पर टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। ये आपका क्वेश्चन यहां पर हो जाता है, और उसके बाद आगे देखिए आगे क्या निकल कर आता है। आगे क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 35 यहां आपका आता है, जिसमें बोलता है यश शॉपे। यश शॉपे रजिस्टर्ड सप्लायर, और कहां के हैं भाई साहब? ये हैं जयपुर के। इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ओहो, अच्छा, एक्सक्लूसिवली टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ओए होए 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 होए, ये बात। एजेंसीज, लोकल बॉडीज एंड द पर्सन्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 51। ओके, यू रिक्वायर टू ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। ओए होए होए होए, और क्या कह रहे हैं? एंड ऑल्सो डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टैक्स यदि कोई बनता है to be deducted from each of the receivables given below independent cases, assuming that the payment as per the contract value are made as per the contract value। पेमेंट जो था वो 31/10/2018 को किया जाता है, और सीजीएसटी एसडी वगैरह बता रखे। ये तो यार वही क्वेश्चन है, 2,72,000। चलो देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एग्जेम्प्टेड इन मुंबई। अच्छा, अब ये मुझे देखने में आ रहा है, एक तो आपको वैल्यू देखनी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है ना, जो जिस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उनके अंदर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, एक तो आपको ये चेक करना होता है ना, जो चेकलिस्ट आ रही है हमारे सामने। एक हमें चेक करना पड़ता है कि हमारी कहीं कोई एग्जम्पशन तो नहीं है, एग्जम्पशन को चेक करना होता है, और हमें ये चेक करना होता है कि वो सप्लाई इंट्रा पड़ रही है या फिर इंटर पड़ रही है, ये चेक करना होता है। अच्छा,
एक और ये चेक करना होता है कि जो रेसिपिएंट का स्टेट है और जो अदरवाइज स्टेट हैं वो सब क्या बनते हैं, और जब ये सारे ओके आते हैं तो फिर हमें ये चेक करना होता है कि सप्लाई का नेचर इंट्रा था या इंटर था, ताकि हम अकॉर्डिंगली अपनी परसेंटेज तय कर सकें। तो अब तक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, नोट कर लीजिएगा मालिक, टीडीएस पर्पज के लिए जो क्वेश्चंस की टोन आ रही है उसमें इन पॉइंट पर बेस्ड होकर इस बात को अलग से नोट कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक के अंदर कि वैल्यू, एग्जम्पशन, स्टेट्स, रेसिपिएंट का और या इन पॉइंट पर आकर वो खेलता है, इन पॉइंट्स पर वो क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है। कहता है सप्लाई ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द मुंबई, टोटल वैल्यू इतनी है। तो सबसे पहले वैल्यू चेक करते हैं, 2,72,000 की, 2,72,000 की वैल्यू डिवाइड बाई 118 इंटू 100, इट विल कम्स टू 230। भाई साहब आउट, पहली कंडीशन पूरी नहीं है, मौज करो। सप्लाई ऑफ एसी टू जीएसटी डिपार्टमेंट, अच्छा जीएसटी डिपार्टमेंट को दे दिया एसी, लोकेटेड इन दिल्ली, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज रुपीज 2,55,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अरे खतरनाक, ओए जीएसटी हटा के भाई 255 है, तो पहली कंडीशन ओके है। कहीं कोई एग्जम्पशन तो नहीं है इसके ऊपर ना, कोई एग्जम्पशन भी नहीं है। स्टेट वगैरह चेक करो भाई, सप्लायर कहां का था, सप्लायर था राजस्थान का, सप्लायर था राजस्थान का, ठीक है जी। एंड जो रेसिपिएंट था भाई साहब वो था दिल्ली का, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था, प्लेस ऑफ सप्लाई भी साहब आपका दिल्ली ही निकल कर आ रहा है। तो मतलब रेसिपिएंट अकेला नहीं है, कुछ तो उसके साथ में है। तो तीसरा पॉइंट भी पूरा है। और ट्रांजैक्शन है आपकी यहां पर टीडीएस तो कटेगा, और ट्रांजैक्शन आपकी इंटरस्टेट है, तो यहां पर 2% अपना लगाया जाएगा। तो 2,55,000 रुपये अपना है। वो कह रहा कि जो भी बनता है आपका उतना वो ड्यू भी हो जाता है, वैसे करके वो बात कर रहे हैं। तो 2,55,000 का मैं निकाल दूंगा बड़े बढ़िया तरीके से। तो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, पूरा पैसा ड्यू हो गया है। 2,55,000 इंटू 0.02, इट विल कम्स टू 5,100 रुपए यहां पर आईजीएसटी के नाम पर ये टीडीएस आ जाएगा। उसके बाद में सप्लाई ऑफ जनरेटर रेंटिंग सर्विसेज टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जयपुर, सप्लाई ऑफ जनरेटर रेंटिंग सर्विसेज टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जयपुर, मतलब सेम स्टेट के अंदर ही बात कर रहे हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 3,50,000 है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, 3,50,000 डिवाइड बाई 118, चलो ठीक है 296 के आसपास आ रही है, उसमें कोई दिक्कत, हाँ इंटू 100, 2,96,610 रुपए ये आ रही है आपकी वैल्यू यहां पर। और चूंकि मामला आपका सेम स्टेट का ही है इसलिए यहां पर एग्जम्पशन भी नहीं है, तो ये अपना कट जाएगा यहां पर टीडीएस 0.01% के हिसाब से कट जाएगा। और ये आपका निकल के आ रहा है यहां पर कितना साहिब, अच्छा 12% का जीएसटी रेट था इसके ऊपर, मैंने 18 कर दिया, सॉरी जीएसटी का रेट हमने देखा नहीं इसके ऊपर। अच्छा सर्विस पे 12% था, गलती आप भी मत करना है, जोश में हमने गलती करी है। इस पे सर्विस पर जीएसटी का रेट 12% का था, बाकी गुड्स के ऊपर 18% का था। तो 3,50,000 डिवाइड बाई 112 इंटू 100, 3,12,500 और इंटू 0.02 जब करते हैं तो 6,250 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 3150 3125 ऐसे करके आपकी यहां पर बात करवा दी जाएगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, ये आपका एक रिपीट क्वेश्चन है ना। और ये हमने किया है कॉम्प्यूटेशन का, हमारा चैप्टर है कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएसटी का, वहां शायद क्वेश्चन नंबर 20 है या क्वेश्चन नंबर 23 है, मैं नाम बता दूं क्वेश्चन का, वो हनी क्योर करके है, हनी क्योर। वो क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी मालिक करवा चुका हूं हनी क्योर का, ठीक है, यस सर। तो ये उसी के जैसा क्वेश्चन है, बस नाम बदला है ऑलफिट लेबोरेटरीज और वहां पर है हनी क्योर लेबोरेटरीज। वो क्वेश्चन है ऑलफिट की बजाय हनी क्योर आया है, बाकी क्वेश्चन सारा आपका सेम है। तो ये था आपका 36 नंबर का क्वेश्चन यहां पर आकर। उसके बाद में 37 नंबर की बात करते हैं। मिस प्रिया, प्रिया नहीं नित्या, मिस नित्या, ऐसा क्वेश्चन भी शायद किया था कि नहीं किया था, नहीं किया था, कोई बात नहीं। नित्या है और इन्होंने हैज फॉलोइंग बैलेंसेस इन हर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ये अमाउंट दिख रहा है। माइनर हेड्स, मेजर ये रहे, माइनर ये रहे, और टैक्स दिख रहा है साहब 40,000 रुपए का टैक्स यहां पर दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट पेनल्टी और ये सब इनकी बात यहां पे कर रहे हैं। एंड
उसके बाद में CGST, SGST, IGST सबकी बात हो गई ना ये? हाँ सर, ठीक बात है। तो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सारी बात इनकी हो गई है। और टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, CGST, SGST, IGST की बात हो गई। टैक्स मेजर हेड होता है और बाकी जो है आपके ड्यूज वो माइनर हेड के अंदर आपके काउंट किए जाते हैं। ठीक है सर जी, ओके जी। आगे बोलते हैं हर टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। हर टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी जो बनती थी फॉर CGST, SGST 75,000 रुपए ईच बनती थी। ठीक है जी। जो आउटपुट लायबिलिटी बनती थी इसकी CGST और आउटपुट लायबिलिटी जो SGST बनती थी वो 75,000 ईच यहां पर बनती थी। ओके। एंड शी फेल्ड टू पे द टैक्स एंड कॉन्टेक्टेड यू एज अ लीगल एडवाइजर। अब आप तो पोर्टल की नॉलेज है आपको, जब पोर्टल की साथ में नॉलेज होती है ना यार, तो जोश और ताकत दुगनी होती है। मान के चलो मेरी बात को। लीगल एडवाइजर आपको बना दिया गया टू एडवाइज हर एज टू हाउ मच अमाउंट ऑफ टैक्स और इंटरेस्ट शी इज रिक्वायर्ड टू पे इफ एनी बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल बैलेंस to the maximum extent possible as per GST law. She wants to pay the tax on 20th. So, other information, date of collection of GST was 18th of February. No other transactions after this up to 20th April. ठीक है. And ignore penalty and late fee for this transaction. No other balances is available. तो दिक्कत वाली कोई बात है क्या इसके अंदर? आप मुझे बताओ ना। नहीं सर, दिक्कत वाली तो कोई बात है ही नहीं। तो टैक्स लायबिलिटी आपकी 75,000 ऐसे करके यहां पर बताई गई है। और ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर 28 फरवरी को जो किताबों के अंदर जो पोर्टल पर दिख रहा था, ये कैश लेजर उनका यहां पर दिखाई दे रहा था। तो आपको इसका आंसर यहां पर आकर माय डियर करके चलना है जी। ठीक है साहब। अब चूंकि क्वेश्चन में जैसा कि बताया गया है कि पेमेंट जो है ये करना चाहते हैं 20 अप्रैल को करना चाहते हैं। पेमेंट कब, कौन से महीने की थी? फरवरी मंथ की पेमेंट थी। करना कब चाहते हैं? 20 अप्रैल। करना कब चाहिए था? 20 मार्च को करना चाहिए था। और लेट पेमेंट कर रहे हैं 12/4 को। तो अगर ये 20 मार्च, तो मार्च के महीने में आ गए 11 दिन, मार्च में लेट हुआ। और 20 अप्रैल को करना चाहते तो 20 दिन, वो 31 दिन का डिले, 31 डेज का ये डिले यहां पर कर रहे हैं। 31 डेज का यहां पर डिले किया जा रहा है। ओके सर जी। 31 डेज का डिले कर रहे हैं। तो ब्याज निकाल दीजिएगा। 75,000 इंटू 31 डिवाइड बाई 365 और इंटू 18 और डिवाइड बाई भाई साहब 100। 11 कितना निकाल दिया? 11 नहीं, ये आएगा जी आपका यहां पर 11,446.57 11,47 इंटू 100 1147 रुपए आपके यहां पर इंटरेस्ट किया जाते हैं। इसके भी आ गए और इसके भी आ गए। वेरी गुड। ये कह रहा कि भाई साहब कहीं कुछ और था नहीं, बस यही दिख रहा है। इग्नोर पेनल्टी एंड फीस फॉर दिस ट्रांजैक्शन। ये जो लेट पैसा हुआ है इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, कोई पेनल्टी भी नहीं लगाई गई है। तो आपको जो पेमेंट करना है वो 75,000 रुपए CGST SGST दोनों का, और साथ में करस्पॉन्डिंग उनके अपने इंटरेस्ट बनते हैं। तो जब आप, मैं बताऊं, मैं आपको प्रॉपर पता है चक्कर कहां पड़ता है एग्जैक्टली सबमिट करके, रियल में सबमिट करके मैं जब दिखाता हूं आपको कोई, तो उसमें डेटा जो इंफॉर्मेशन है वो आगे तक चली जाती है, पास ऑन हो जाती है। पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एग्जैक्टली वहां तक आपको लेके जाऊं, रियल सबमिशन करके दिखाऊं आपको। 3B फाइल करूं मैं, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट तक ले जाऊंगा मैं आपको, जहां तक ले जा सकता हूं। तो जब हम फाइनली मेक पेमेंट करते हैं, एक तो ये होता है कि भाई अपना हमें जो जो कैश लेजर है उसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। तो मुझे यहां पर 75,000 ये चाहिए, और इंटरेस्ट वाले हेड में ये मेजर हेड है मेरा, और ये मेरा माइनर हेड है। तो इतने इतने मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मेरे पास में CGST वाले के अंदर इतना टैक्स वाले में था और इतना इंटरेस्ट वाले में था। आप देख सकते हैं CGST वाले के अंदर इतना मेरा था जी टैक्स वाले में, और इतना मेरा था इंटरेस्ट वाले में। तो मैं उतना तक ही इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन अब सर मुझे तो यहां पे ज्यादा जरूरत है, मुझे तो यहां पर 147 और चाहिए था, 35,000 और चाहिए था सर जी। तो क्या मैं ये जो 35,000 है, क्या मैं यहां से पिक कर सकता हूं? देखो मैं कर सकता हूं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू मेक ए ट्रांसफर
बाय यूजिंग जीएसटी पीएमटी 09 जो नया फॉर्म आया है, और मैंने करके भी बताया था आपको कि वहां से आप कैसे एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या सर ये इंटरेस्ट यहां से नहीं ले सकते कि दूसरे वाले हमारा जो पड़ा हुआ है कैश लेजर के अंदर? नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक स्पेशली पेमेंट जीएसटी पीएमटी 9 का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक ये आपका एज इट इज रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। जो जितना बनता उतना ही लेके चलेंगे, क्योंकि ये कॉलम से कॉलम मैच करवाते हैं, बॉक्स से बॉक्स मैच करवाते हैं, जहां जितना है मैक्सिमम उतना तक ही लिया जा सकता है और इधर उधर से नहीं उठाया जाएगा। सिस्टम है, पोर्टल है भाई साहब। तो ये इतना ले लिया, और ऐसे जब एसजीएसटी की लायबिलिटी का पेमेंट करके चलोगे तो एसजीएसटी के लिए 75,000 ये था, ये इतना बनता था। यहां पर जो बैलेंस था वो 80,000 का बैलेंस पड़ा हुआ था और यहां पर 400 का बैलेंस था, तो ये आपको कैश में भरना पड़ेगा और ये आपका यहां पर निल हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, जब टैक्स लायबिलिटी आपकी आती है, क्रेडिट से एडजस्ट करने के बाद जब वो पूछता है तो आपको ऑप्शन मिलता है एडजस्ट विद ई कैश लेजर। क्या आप वॉलेट से इस्तेमाल करना चाहते हैं? जैसे मेरी बात समझना, अगर मैं आज यहां पर पेटीएम का इस्तेमाल करता हूं, मेरा फोन देना, मैं पेटीएम का यहां इस्तेमाल करता हूं, मेरे पेटीएम के अंदर वॉलेट के अंदर 5,000 रुपए पड़े हैं और मुझे पेमेंट करनी है कोई 8,000 रुपए की। मैंने 8,000 की डिटेल डाल दी और मुझे पेमेंट करनी थी। वो मुझसे कहेगा भाई साहब आपके पेटीएम वॉलेट में 5,000 है, वो तो मैंने ले लिए, बाकी अमाउंट कहां से उठाऊं? क्रेडिट कार्ड से लूं, डेबिट कार्ड से लूं, बैंक से लूं, कहां से लूं? उसमें मैं अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, यहां से उठा ले, फिर बाकी पेमेंट वहां से लेकर मेरा पूरा पेमेंट आगे पार्टी को कर देता है। ऐसे ही ये मैसेज जब पूछेगा, जब मैं 3B अपना फाइल करता हूं, GSTR 3B अपना फाइल करूंगा तो बोलेगा कि भाई साहब ई कैश लेजर से एडजस्ट करूं? मैंने कहा हां करो। कह रहे हैं बाकी पूरा नहीं हो रहा, बाकी कहां से करूं? बाकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग क्या है जरा वो बताइए। मैंने कहा चल ठीक है, बाकी तो मैं NEFT कर देता हूं, वहां से उठा ले। तो बैलेंस अमाउंट के लिए वो मुझे यहां से सेट ऑफ करने के बाद बैलेंस अमाउंट के लिए, इस वाले अमाउंट के लिए वो मुझे मेरे पोर्टल पे ले जाएगा, जहां के थ्रू मैं अपना पेमेंट कर पाऊंगा। और अगर मान लीजिए मैं पहले से ही मुझे पता है कि मुझे इतने पैसे की और जरूरत पड़ेगी, तो मैं मेरे ई कैश लेजर को अकॉर्डिंगली अपडेट कर देना चाहिए, जिससे कि मेरा सिर्फ पहले क्लिक पर ही काम हो जाए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माय डियर किसी भी तरीके से। लेकिन इतना जरूर है कि जिस बॉक्स में जितना पैसा लिखा है उतना पैसा उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अदरवाइज आप उल्टा पुल्टा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहां जितना लिखा है, जिस बॉक्स में जितना लिखा है उतना ही उस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आई थिंक ये आपका आखिरी क्वेश्चन है 38 नंबर का, उसके बाद जय जय श्री राधे। यस सर, आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है? ए मेक्स इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वैल्यूड एट ₹50,000 to be within state of Karnataka. B makes, A makes intrastate supply 80,000 रुपए गुड्स था, B को किया है, ठीक है, कर्नाटक में किया। B makes interstate supply to X located in Telangana after adding 10% as its margin. Thereafter X and Y, X Limited sells it Y in Telangana intrastate after adding 10% as its margin. ठीक है, assume that the rate of GST chargeable 18%, CGST इतना and IGST payable इतना %, calculate the tax payable at each state of the transaction of detailed above wherever ITC is available and he can utilize the credit and next। बाबूजी कोई क्वेश्चन है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये कोई पहली दूसरी क्लास के अंदर जब क्वेश्चन समझाते हैं ना बेटा, यहाँ IGST बन गया ये, लेकिन है पूरा कौन किसके प्रति सेट ऑफ हो सकता है। इसने घुमाया है कि पहली ट्रांजैक्शन आपकी IGST, फिर इंटर इंट्रा इंटर इंट्रा, तो कौन किसके प्रति कैसे सेट ऑफ हो पाएगा वो चक्कर कि IGST किसके लिए सेट ऑफ हो सकता है, CGST किसके लिए सेट ऑफ हो सकता है, और जितने तक का क्रेडिट मिल जाता है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आपका यहां पर ये मेरे हिसाब से निकल कर आता है माय डियर। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है ना कि ये लॉ बेस्ड क्वेश्चन है। लॉ तो आपको पता है इसके पीछे का क्या निकल के आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी बातें यहां पर आकर होती हैं संपन्न। और